दूसरी जानिब अमल को बमुश्किल बीजान ने ज़बरदस्ती कुछ खिला पिला कर सकूनावर दवाइयाँ दी, तब जाकर कहीं उसने जलती आंखें मूंदी। नहीं तो वो जब से आई थी रोए जा रही थी, तब से खौफ से कांप रही थी। बीजान ने अपनी बच्ची को इस तरह बिखरते देखा तो उनका दिल कट कर रह गया। पता नहीं किस जालिम ने अपनी दुश्मनी उनकी मासूम बेटी से निकाली थी। वो ज़रा गहरी नींद सोई तो बीजान, जमान और बख्तियार तीनों उसके कमरे से बाहर निकल आए। बीजान दरवाजे से निकलते निकलते एक पल को उसे देखने लगी मुड़कर। आंखों के नीचे गहरे हल्के जर्द चेहरा और कमजोरी की हद तक निचड़ा रंग, वो कहीं से भी वो चमकती दमकती अमल नहीं लग रही थी। उन्होंने आंसू साफ करते दरवाज़ा पार किया और फिर उन्हीं के साथ जीने उतर आए। सारी रात जागते हुए गुजर गई। वो तीनों भी लाउंज में चले आए थे। आपको इससे पूछना चाहिए था कि सबके पीछे किसका हाथ है, फिर जाने देते उसे वो जहाँ भी जा रहा था। बख्तियार ने रात से अब तक पहली बार ये बात कही थी। जमान ने पेशानी पर बल डालकर उसे देखा। उन्हें अपने बेटे की बेहिसी पर अफसोस हुआ। अगर वो तुम्हारे जैसा बेटा होता तो मुझे बता भी देता कि सबके पीछे किसका हाथ है, लेकिन बख्तियार वो तुम्हारे जैसा नहीं है। इतना ज़ख्मी था, इतनी तकलीफ़ में था, लेकिन फिर भी मुझे बता कर नहीं गया कि ये सब किसने किया। जानते हो क्यों? ज़मान का लहजा आखिर में बेहद सपाट हुआ। क्योंकि वो जानता था कि मैं सब कुछ जान लेने के बाद ज़रूर कोई इंतहाई कदम उठाऊंगा, सो उसने मुझे कुछ नहीं बताया। क्या तुम भी ऐसा कर सकते हो? बख्तियार का चेहरा हद तक से सुर्ख हुआ। आगा जान, बीजान ने मध्यम आवाज़ में कहकर बेसाख्ता उन्हें रोका। आप सारी ज़िंदगी यही करते आए हैं बाबा। मुझे और उसे मुकाबले कर पता नहीं कौन से पैमाने पर जांचते हैं आप कि मेरा पलड़ा कभी नहीं उठता और उसका कभी नहीं झुकता। लेकिन मैं भी आपसे शिकवा नहीं करता कि मेरे हिस्से की मोहब्बत जो आप उसे दे रहे हैं उससे हाथ रोक लें। क्या मैंने कभी शिकवा किया आपसे? फिर भी आपको अपनी औलाद की कोई अच्छाई, कोई नेकी नज़र नहीं आती। एक तो रात भर की बेख्वाबी, ऊपर से सरदार बाबा का हमेशा से वली की तरफदारी करना उसे बुरी तरह सुलगा गया। यही यही फ़र्क है तुम में और उसमें। वो नेकियां करके जताता नहीं, अच्छे काम करने के बाद मंजर आम पर आकर लोगों से तारीफ़ें नहीं वसूलता बख्तियार। वो छुप कर नेकियां करता है, और कभी अगर उसे उसी की गई नेकियों का सिला देने की बात करो तो वो बदले में कुछ भी लेने से इनकार कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि सिले इंसानों से नहीं मिला करते, नेकियों के सिले सिर्फ अल्लाह दिया करता है। आप गैर की एहसानमंदी में अपनों की अच्छाइयाँ भूलने लगे हैं सरदार बाबा। हमारी तो किसी से दुश्मनी नहीं, किसी से भी कोई किसी किस्म का बैर नहीं, किसी के साथ ज्यादती के मुर्तकिब नहीं हैं हम तो। फिर आज हमारी बहन को किसने अगवा कर लिया? आखिर कौन ऐसा पैदा हो गया बाबा जो हमारी बहन बेटी को घर से यूं दिन दहाड़े उठा कर ले जाए? ये सब उसी की दुश्मनियों का नतीजा है कि हम ऐसी जिल्लत और रुसवाई से दो चार हुए। हम ऐसी जगह आ खड़े हुए हैं जहां हम किसी को मुंह तक दिखाने के अब काबिल नहीं। बुलंद आवाज़ से बोलते बोलते उसका सांस बेतहाशा फूला था। जमान सर्द निगाहों से उसे यकटुक देखे गए। कभी कभी उन्हें अपनी ही तरबियत पर शक सा होता था, लेकिन वो संभल भी जाया करते थे फिर, क्योंकि जो राहें हसन और हुसैन अहमद ने इख्तियार की थी उनकी औलादें भी उसी पर चल रही थी। पता नहीं उनके खून में ऐसी गलाजत की आमेजिश कहाँ से हुई थी। वो जो करता है उसे ऑन भी करता है। जो बातें, जो फैसले, जो अमाल वो बजा लाता है ना, उसकी एक कड़ी जस्टिफिकेशन भी रखता है वो। दुश्मनी हमारी थी या उसकी, इससे फ़र्क नहीं पड़ता बख्तियार। मौत के चुंगल से ज़ख्मी वजूद के साथ वो अमल को निकाल लाया है ना, फ़र्क इससे पड़ता है। और रही मेरी बेटी की बात, तो उसके साथ जो भी हुआ मैं उसकी सज़ा उसे नहीं दूंगा। जिसने उसके साथ ये किया है सज़ा उससे मिलेगी। जुल्म अगर बेटियों के साथ हो जाए तो उनकी वजह से मुआशरे में मुंह छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये मुंह उन्हें छुपाना चाहिए जिन्होंने जुल्म किया हो, ना कि किसी मजलूम को। अगर तुम पर तुम्हारी बहन बोझ है तो कोई बात नहीं, उसका बाप अभी जिंदा है, वो उसे पाल भी सकता है बगैर किसी दिक्कत के। वो उसे पाल सकता है बगैर किसी दिक्कत के। जमान की आंखें सुर्ख हो चुकी थी। लफ्ज़ों के जिन तमाचों से उन्होंने बख्तियार को नवाजा था, बिलाशुबा वो बहुत कड़े थे। उसकी रूह तक बिलबिला उठी। हाँ तो करते रहे ना सदा आप उस गैर पर भरोसा, अपनी औलाद को छोड़कर। मैं भी देखता हूँ कि कब तक वो आपकी गुलामी करके आपको शीशे में उतारे रखता है। मैं भी यही हूँ और आप भी यही हैं। एक ना एक दिन बाबा वो आपको छोड़कर ज़रूर जाएगा, और शायद उसी दिन आपको अपनी असल औलाद की कदर आए। उसने उठकर भड़कते हुए कहा तो जमान ने उसे सुकून से देखा। जितनी खिदमतें वो कर चुका है ना, इतनी तो कोई सगी औलाद भी नहीं करती। और जिस दिन उससे मुझसे दूर जाने की इजाज़त मांगी ना, उस दिन बख्तियार मैं उसे इजाज़त दे दूंगा, क्योंकि दर्द की जिस भट्टी में वो सुलग कर कुंदन बना है ना, उसे सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत की हिद्दत ही पिघला सकती है। इतने साल वो तुम्हारी और तुम्हारे जैसे हर कम ज़र्फ़ इंसान की गालियाँ बर्दाश्त करता रहा, सिर्फ मेरी वजह से। तो तुम्हें क्या लगता है कि कभी मैं उसे जाने से मना करूँगा? ऐसा कभी नहीं होगा। मैं उसने कुछ कहना चाहा,
लेकिन उसे समझ ही नहीं आया कि किसी की नेकियों के बदले में अपने बदअमाल से कैसे दिफा किया जाए। इसीलिए सुर्ख चेहरा लिए धड़-धड़ करता लाउंज से उठाया। उसके जाते ही ज़मानी ने अफ़सोस से सर हिला। ज़मान भी बोलते-बोलते हाँफने लगे थे। कोई किसी को लफ्ज़ तसल्ली नहीं दे रहा था, क्योंकि उस घर का हर नफ़्स जानता था कि वली के बगैर तसल्ली के बोल एक खाली-खुली सी दास्तान के सिवा कुछ न थे। अपने ऑफिस में हाशिम तारीकी में बैठा उसी तारीकी का हिस्सा लग रहा था। उसके चेहरे, वजूद और रूह पर स्याही की एक ऐसी गहरी छाप थी कि जिसकी तौबा के सिवा कोई और अरके अनका नहीं कर सकता था। अपने हेड आउट्स की सारी तफसीलात का मंजर आम पर आ जाना, अपने सालों के चलते धंधों को यूं एक रात में संगालूद होते देखना, बहुत से ढके गुनाहों का स्याह रात से सुबह के चमकते सूरज तले खुल जाना, उससे कुछ भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो आया, उसके डेरों के अंदर घुसकर उस लड़की को निकाल कर ले गया। उसे अपने से जुड़ी औरतों की हिफाजत करना आती थी। उसे वो सब करना आता था जो हाशिम करना चाहता था। बार बार रूह पर कोड़े की तरह पड़ता एक तरफ उसे पल पल मौत की सी अजियत दे रहा था कि वो बेहतर था, उससे बहुत बेहतर था। कुछ ना पाकर भी बहुत कुछ पा चुका था। वो सब कुछ लौटा कर भी खाली हाथ नहीं था। उसने तेज होते तनफ्फुस को दांत जमाकर काबू कर लिया। उसके अंदर गुस्से का एक ऐसा अलाव दहक रहा था कि जिसके शोले अब उसके वजूद की दोज़ख को अनदेखी सी आग में भर-भर जला रहे थे। या फिर ये शायद वो आग थी जो उसने अपने अमाल से जमा की थी। वो अपने अमाल की आग में तो इंसान को जलना ही होता है ना फिर। उसी पहर किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी तो उसकी सोचों की गहरी तान टूटी। अंदर दाखिल होता शहीर पल भर को समझ ही ना पाया कि वो इस अंधेरे में किस सिमत बैठा है। कहो शहीर, आवाज़ के बाइस वो कुछ हद तक सिमत का तयन कर पाया। फिर ज़रा करीब आकर रोशन सी मोबाइल स्क्रीन उसके सामने की। वहाँ एक खुश शक्ल सा जवान खड़ा पुलिस एहलकारों से बातें कर रहा था। नीचे पुलिस एहलकारों के कदमों में जोगी को देखता मुस्कुराकर कुछ बोलता। इसी लड़के का कहा था ना आपने? वो उसने आगे होकर मोबाइल हाथ में थामा और फिर उसे ज़रा करीब करके देखा। कौन है ये? शहीर चंद पल के लिए कुछ नहीं बोला तो उसने ज़ोर से टेबल पर हाथ मारा। मैंने पूछा कौन है ये? वो सरकार, ये हसन शाह का बेटा है। वही हसन शाह जो नूराबाद का इलेक्शन लड़ रहा था माजरत के साथ। लेकिन सरकार, वो शुरू से ही वली अहमद का साथी था। शायद उसने आपके साथ डबल गेम खेली है। और तारीकी में बैठे हाशिम का वजूद लम्हे भर को साकित हुआ। सिर्फ यही नहीं, वो मोहसिन जो आपके लिए काम कर रहा था, दरअसल वो भी डबल एजेंट था सरकार। वो भी वली के साथ था। वो भी वली का एजेंट था सरकार, वली के साथ था वो। एक एक करके फिजा में तैरते साकित नुक्ते जुड़ते जा रहे थे। पजल का हर टुकड़ा अपनी जगह पर आकर दुरुस्तगी से लग गया था। लेकिन जो तस्वीर उस सब के बाद सामने आ रही थी वो बहुत भयानक थी। वो तस्वीर हाशिम हुसैन के हार जाने की तस्वीर थी। आज की सुबह बेहद उजली थी, शफाफ और सेहतमंद सी फिजा से मुअत्तर। उसने कसमसा कर आंखें खोली तो कमरे में गिरती नर्म गर्म सी धूप पर निगाह पड़ी। उसने एक दो बार पलकें झपकी, मगर कमज़ोरी के बायस उसकी बिसारत बार बार धुंधला रही थी। हिम्मत करके उसने उठने की कोशिश की। स्याह बाल बिखर कर कंधों पर गिर रहे थे और लिबास खाक आलूद हो रहा था। उसने बिस्तर से पैर नीचे उतारे, फिर आहिस्तगी से कदम कदम चलती सिंघार आईने की जानिब बढ़ी। एक पल को अपना आप देख उसे यकीन नहीं आया कि ये वो खुद थी। आंखों के नीचे पड़े गहरे खड्डे, निचड़ा हुआ चेहरा और जख्म जख्म सा वजूद। बेख्तियार उसके जहन में झमाका हुआ वली का हाथ, उसके हाथ से बहता खून। अब पता नहीं वो कैसा होगा। कमज़ोरी के बायस उसे चक्कर आ रहे थे। उसी पल बीजान ने उसके कमरे में दस्तक देकर कदम रखा और बेसाख्ता उसके करीब चली आई। क्या हुआ, चक्कर आ रहे हैं? उसने नकाहत से बस सर ही हिला। उन्होंने उसे सहारा देकर बेड पर लिटाया और फिर उसके पैर आहिस्ता से ऊपर चढ़ाए। वो ज़्यादा जख्मी नहीं हुई थी, लेकिन जिस सब से वो गुजरी थी उसने अमल के आसाब जमा कर रख दिए थे। बीजान ने उसके बालों पर हाथ फेरा और फिर उसका माथा चूमा, फिर मुस्कुराकर उसे देखा। कैसी है मेरी बेटी? ठीक हूँ बीजान। वली कैसा है? उसकी आवाज़ बैठी हुई थी, जैसे बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने से अक्सर गला बैठ जाया करता है। उसका तो रात से कोई अता पता नहीं, लेकिन वो अपना ख्याल रखना जानता है। जब कहकर गया है कि आ जाएगा तो भरोसा करो, आ जाएगा वो वाकई। फिर भी बीजान, अच्छा अब गला ख़राब है, इसमें तो सुकून लेने दो अपनी ज़ुबान को।
बीजान ने मुस्कुराकर उसकी बात काटी, लेकिन वो नहीं मुस्कुरा सकी। अब तुम उठना मत, लेटी रहो, मैं नाश्ता लाती हूँ। सुबह से तुम्हारे आगा जान इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनकी लाडली उठे तो वो उससे ढेर सारी बातें कर सकें। अमल उनकी बूढ़ी सी शहद रंग आंखों को देखे गई। वो जानती थी उनके हर रंग को, और जो उस वक्त मुस्कुराता सा रंग उनके चेहरे पर था उसके पीछे बहुत से आंसू छुपे थे। बीजान, अब तक तो सबको पता चल गया होगा कि मैं अगवा हुई थी। सारे गांव वालों को खबर हो गई होगी इस सब की, तो मैं किसी का सामना नहीं कर सकती बीजान, मुझे किसी का सामना नहीं करना। रोते हुए उसका वजूद बदनामी के खौफ से होले होले लरज रहा था। सांस अंदर तक खुश्क हुआ जा रहा था, ये सोच कर के वो लोगों की नज़रों में क्या से क्या बन गई थी। बीजान ने उसका चेहरा दोनों हाथों में थामा और मजबूती से उसकी गुलाबी पड़ती आंखों में देखा। तुम्हें वली बचा कर लाया है अमल, और वो सिर्फ इंसान ही नहीं बचाया करते बच्चे, वो इज्जतें भी बचाया करता है। जिस वक्त हमें पता चला तुम्हारा, तो हम सब ने हाथ पांव छोड़ दिए, सब नौकरों को अपने अपने घरों को भेज दिया था और किसी से भी इस बात का तज़करा नहीं किया। जानती हो क्यों? क्योंकि वली ने कहा था कि वो तुम्हें ले आएगा, किसी भी बदनामी और किसी भी रुसवाई के बगैर, और उसने अपना कहा पूरा कर दिया। अमल, देखो तुम हमारे सामने बैठी हो, सही सलामत महफूज, हमारे अलावा किसी को भी नहीं पता कि कल तुम कहाँ थी। उसकी ज़ात पर से जैसे पहाड़ों जितना बोझ उतर गया। लरसता दिल ढारस पाकर संभला था, लेकिन आंखें वो उस सितमगर की मोहब्बत में कुछ और भीगने लगी थी। वो कहाँ है बीजान? आता क्यों नहीं? उसे बस अभी के अभी वली को देखना था, बस एक नज़र, एक साथ, वो आ जाएगा। लेकिन पहले तुम अपना ख्याल रखो, खुद को संभालो। हाँ, उनके नरमी से कहने पर उसने बहुत अच्छे बच्चों की तरह आंसू साफ करते गर्दन हिलाई। और हाँ, नूरा अपने घर में है हिफाजत से, पुलिस ने उसे उसके घर पहुंचा दिया था। अब तुम लेटो, मैं नाश्ता लाती हूँ तुम्हारे लिए। और फिर वो वाकई किसी भी पसो पेश के बगैर लेट गई। उसका वजूद हवा से भी ज़्यादा हल्का हो गया, लेकिन आंखें, बस शहद रंग आंखें वली की दीद को तरसी जा रही थी। हाँ, बस यही एक दर्द था जो उसे धीरे धीरे घेरने लगा। बराबर हवेली में एक जश्न का सा समा था। अर्जुमंद के सबसे लाडले बेटे की शादी थी। भला जश्न का समा क्यों ना होता। ढोलकी के साथ अब शॉपिंग के लिए बाजारों के चक्कर भी हस्बे आदत बढ़ गए थे। उन्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं थी कि किसे गिरफ्तार किया गया और किसका जिस्म नाकारा होकर रह गया। उन्हें किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उन लोगों की किस्म में से थे वो जिन्हें दर्द सिर्फ तब महसूस होता है जब खुद पर आ पड़ता है। उससे पहले दुनिया बागो बहार थी, जन्नत थी। ऊपर रेलिंग से नाजिया ने झांक कर नीचे अर्जुमन को आवाज़ लगाई कि बाजार वो भी जाएगी, क्योंकि उसके मेहंदी के जूते रह गए। नीचे से उसके जवाब पर अर्जुमन ने बस सर हिलाने पर इक्तफा किया था। दूसरी जानिब निगाह घुमाकर देखा जाता तो अंदाज़ा होता कि बहुत से लोग दीवार गिर कदादम खिड़कियों के शीशों से नजर आते, सब्ज़ाजार की सफाई में मशगूल थे। ज़रा अगर जाते तो किचन से इश्तहा अंगेज़ खानों की महक से पूरा बावर्ची खाना महक रहा होता। कल खाला आ रही हैं तुम्हारी, और कह रही थी कि नफीस से कहे तैयार है, हमने आकर उसे हल्दी में रंग देना। थोड़ी ही देर पहले अपनी बहन से फ़ोन पर बात करने के बाद अब वो अपने लाडले को निगाहों में समोए कह रही थी, और नफीस हंसता हुआ सोफे में धंसा था। आजकल वो बात बात पर हंसता था, बस यूं ही दिल चाहता था हंसने का। अच्छा, कह दे माँ जी उनसे कि नफीस हर रंग में रंगने को तैयार है। अर्जुमन मुस्कुरा दी। अब बस, अब तेरा भी घर बसा देखूं तो कुछ ठंड पड़े आंखों को। हालांकि मुझे अमल पसंद बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अपने जिगर की वजह से उसे भी बर्दाश्त कर लूँगी मैं। अरे माँ जी, आ जाने दो उसे एक बार इस घर में, मेरे हुक्म से ज़िंदा रहेगी वो। ये मर्जियाँ चलती हैं अपने बापों के घर में, शोहरों के घर में, सिर्फ शोहर की माननी पड़ती है फिर, क्योंकि उसका होकर रहने में ही औरत की आफियत होती है। उसने कहकर गर्दन तानी तो अर्जुमन को खामखाई फ़ख्र हुआ उस पर। तू अगर ऐसे रहे तो मजाल उसकी कि एक पर भी मार सके। बस तू ना बदलना नफीस, नहीं तो वो लड़की हमें कहीं का नहीं रहने देगी। बहुत तेज़ ज़ुबान है उसकी। तौबा, उन्हें अपनी बेइज्जती एकदम याद आई। तू फिक्र ना कर मेरी माँ, ऐसे रखूँगा कि आवाज़ भी नहीं निकलेगी उसकी, तेरे पाँव धो धो कर पिएगी, जभी तो बीवी का दर्जा मिलेगा उसे। अर्जुमन को खुद से लगाते उसने जैसे उसे तसल्ली दी, तो वो उस पर निहाल ही हो गई। ऐसा बेटा तो उन्हें चिराग लेकर भी ढूंढने पर न मिलना था। अच्छा हाँ नाजिया, बात सुन, वो जो रस्म हिना से पहले की रस्म होती है ना, उसका जोड़ा तो तूने तैयार कर लिया है ना? एक हफ्ते में जाकर देना है जोड़ा। भाई अब बाकी कितना रह गया? नफीस के उठते ही अब वो फिर से मुलाजमों की दौड़ें लगवा रही थी। उनके अंग अंग से खुशी को फूटते कोई भी देख सकता था।
उसी पहर साथ खड़ी हवेली में सुबह की तिरछी होकर गिरती धूप में भी जान उसे उसके कमरे से निकाल लाए। साफ सुथरे लिबास और धुले धुलाए बालों में वो पहले से खासी बेहतर लग रही थी, या शायद बेहतर लगने की कोशिश कर रही थी। जमान के कमरे का दरवाज़ा खटखटाकर वो भी जान के साथ दाखिल हुई। जमान जो रॉकिंग चेयर पर झूलते शायद उसी का इंतज़ार कर रहे थे, एकदम से रुक गए। उन्हें देखते उसके हलक में आंसुओं का एक गोला सा था जो जमा हुआ। पलकों की सुनहरी बाढ़ से आंसू टूट टूट कर गिरने लगे। दबी दबी सी सिसकियाँ सुनाई देने लगी। वो धीरे से चलती उन तक आई। जमान बेसाख्ता उठ खड़े हुए, लेकिन फिर उससे मजीद सब्र नहीं किया गया। उनके गले लगकर वो फूट फूट कर रो दी। वो ऐसे कभी नहीं रोया करती थी, लेकिन शायद अब हिम्मत जवाब दे गई थी। जमान जब्त से गुलाबी आंखें लिए उसे साथ लगाए खड़े रहे। अच्छा था वो रो लेती। भी जान ने दोनों को ऐसे ही कमरे में छोड़ा और बाहर निकल गए। अभी जो अगर वली होता तो क्या कहता भला। एक पल को उनकी निगाहों ने दाखिली दरवाजे को छुआ, फिर यकदम उन्होंने पलट कर देखा। वो हाथ बांधे मुस्कुराता हुआ खड़ा था। मैं जानता हूँ आप जेलस हो रही हैं, कोई बात नहीं। अगर वो सरदार बाबा के गले लगी है तो मैं आपके गले लग जाता हूँ। झुककर उन्हें खुद के साथ अपनायत से लगाता। लेकिन अगर वो जो होता तो बीजान कभी यूं उदास ना होती। आंखों की नोक को उंगली से साफ करती। वो किचन की जानिब बढ़ गए। कहानी के किरदारों में सबसे प्यारा किरदार न जाने हमेशा इतना रुलाता क्यों था। वो जी भर के रोने के बाद अब उनके घुटने के सामने बैठी थी, जैसे हमेशा बैठा करती थी। आंखें सुर्ख मुतवरम थी, नाक गुलाबी रंग से दहक रही थी, मगर इस सारे के बावजूद कसाफत आंखों के रास्ते से बहकर साफ कर चुकी थी। वो मुस्कुराकर आगा जान की कोई बात सुनती सुनहरी धूप सी लग रही थी, वली की धुली चांदनी सी।